6 नवंबर दिन भर का मैराथन चला। बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो रहा था। 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिहार की जनता ने, बिहार के लोकतंत्र के मालिक ने अपना फैसला कैद कर दिया। हम न्यूज़ फॉर नेशन की पूरी टीम तो नहीं, कई हमारे साथी जो फील्ड में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो वही हैं, लेकिन हम उस टीम के साथ बैठे हैं जो टीम कल अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूमकर लोगों के टेम्परामेंट को समझ रही थी। जो खबर आप तक आ चुकी है वो सबसे हॉट खबर है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में 9% के आसपास मतदान ज़्यादा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पंडित से लेकर राजनेताओं को यही चौंका रहा है कि आखिर इसका मतलब है क्या। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा और ये जो 9% के आसपास अधिक मतदान हुआ है ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा और कौन इससे घाटे में रहेंगे। क्या नीतीश की हेकड़ी समाप्त हो जाएगी या तेजस्वी के लिए राजद्वार खुल रहा है। हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे दाहिनी ओर आप देखिए प्रियदर्शन जी हैं, ये मोकामा क्षेत्र में थे। प्रियदर्शन जी के दाहिनी ओर एडिटर इन चीफ न्यूज़ फॉर नेशन कौशलन प्रियदर्शी हैं। ये पटना से लेकर पूरब की ओर जहां तक चुनाव हो रहा था मुंगेर तक ये पहुंचे। उनसे आगे रोहित जी हैं, ये डेस्क पर भी थे और तमाम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स के हालचाल को ले रहे थे और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को ये समझ रहे थे और खबर को कंपाइल करा रहे थे। और मेरी बाईं ओर बैठे हुए हैं कुलदीप भारद्वाज, क्राइम और पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। हम बात शुरू करते हैं मोकामा से, क्योंकि कल सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉट केक बताया जाता है, हॉट सीट जो कहा जाता है, वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र था। उसके पीछे का ये कारण है, आपको पता होगा, एक हत्या भी हो गई वहाँ चुनावी रंजिश में। मोकामा में क्या माहौल रहा और उस माहौल का मतलब क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, मोकामा में माहौल, जो अगर वोट प्रतिशत की हम बात करें तो जैसे पूरे राज्य में इस बार हम सब ने देखा कि वोट प्रतिशत बढ़ा है। जैसे इस बार अगर आप देखेंगे तो 64.69% मतदान को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है कि अंतिम आंकड़ा यही है। हो सकता है ये 65% भी अंतिम होते कुछ और सामने आ जाए। तो करीब करीब जैसा आंकड़ा पूरे राज्य में रहा वैसा ही मोकामा में भी रहा। और सही बात है कि जिस हॉट सीट की बात की जा रही थी वहाँ मतदान भी हॉट ही हुआ, लेकिन ज़मीनी स्थिति बिल्कुल ठंडक वाली रही। कहीं से कोई झड़प, हिंसा, एक दूसरे से तनाव वाली कोई स्थिति नहीं रही। और यहाँ आपको यह भी बताएं कि जैसे कई लोग थे, प्रशासन की ओर से भी बड़ी तैयारी की गई थी। हम सब ने पहले भी दिखाया था अपने दर्शकों को कि कैसे पूरे मोकामा में तमाम जगहों पर पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। 342 जो मतदान केंद्र थे उनमें करीब, ये बताइए, मोकामा पारामिलिट्री फोर्स के कारण शांत रहा या मोकामा ने अपनी राजनीतिक ऊर्जा पहले ही खपा दी थी, कल उसके पास शांति के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था? नहीं, इसमें मैं अलग मानूंगा। अगर हम पिछले कई चुनावों को देखें तो मोकामा में चुनाव के दौरान हिंसा का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। आप उठाकर आपने स्वयं देखते रहे हैं तो इतिहास की तो कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मोकामा में की चुनावी हिंसा के कारण 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। हाँ, छिटपुट आपस में जैसे हर जगह रंजिश रहती है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों। मुझे याद है कि आखिरी बार चुनाव के दिन वर्ष 2005 में आखिरी बार एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जो मतदान के दिन। वो भी घटना क्या हो गई थी, लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति आ रहा था कहीं से टाल के इलाके से और उस बार चुनाव के दौरान कोई बम चली, पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई और गलती से वो व्यक्ति मर गया था। तो ये करीब 20 साल के बाद एक घटना दुलारचंद वाली हुई थी। खैर, वह सब अलग है। तो मोकामा में भी अमूमन स्थिति शांतिपूर्ण रही। मोकामा में हिंसा का कोई ऐसा इतिहास चुनाव के दिन नहीं रहा है। ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट की चर्चा जी, मैं समझ रहा हूँ। ऊँट किस, वैसे तो चूंकि वो दलहनी फसलों का इलाका है, कहीं भी मरुस्थल है नहीं, तो ऊँट की मिलते नहीं लेकिन घोड़े जरूर दौड़ते। नहीं, दाल किसकी गलेगी? अनंत जी की दाल गलते रही है, गलेगी, या सूरजभान जी की दाल गलेगी? तो घोड़े जरूर दौड़ते रहे हैं उस पूरे इलाके में। और जैसे तो जो पूरा टाल का इलाका है जहाँ पर की चीज़ें आप देखते रहे हैं, कई चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे, तो उसमें अनंत सिंह, सूरजभान सिंह का एक तरीके से आप कहिए तो अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है। जैसे अनंत सिंह जिस इलाके से आते हैं वो दरअसल आते हैं बार है मोकामा के बगल में ही, वहीं उनका पैतृक गांव लदमा होता है। और वहीं कई जो पंचायत हैं जो कि पंडारक प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि अनंत सिंह बढ़त से लीड कर लेते हुए आएंगे। इसके बाद
जो मोकामा का नगर परिषद और मोकामा प्रखंड का इलाका आता है, उसमें काफ़ी कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर में एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है धीरेन्द्र जी, कि सूरजभान सिंह मोकामा के हैं और अनंत सिंह मोकामा से हैं, तो ये के और से के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। के और से के बीच में एक बड़ा अंतर है। लेकिन अब हम अपने एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे। दो सवाल आपसे है। कल आप टाल भी घूमे हैं, मोकामा टाल से लेकर लखीसराय पूरा टाल एरिया घूमे हैं, तो टाल का राजनीतिक ताल क्या है, पहला सवाल। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो ये मत प्रतिशत बढ़ा है, सीधा सटीक सवाल एक लाइन में, सरकार रहेगी या जाएगी? देखिए धीरेन्द्र, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में यह चर्चा का विषय है और विदेश में भी यह चर्चा का विषय है, और देश भर के पत्रकारों की नज़र है, जनता भी बड़ी वको दृष्टि से देख रही है कि आखिर जो 10% 9% वोटों का स्विंग है, आखिर क्या वो किस तरीके, किस करवट बैठेगा। क्या नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी या नीतीश कुमार की सरकार बचेगी। वोट जैसे बढ़ा है तो आप राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष को आप देखे होंगे कि अध्यक्ष कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा, तुरंत उनका वीडियो आता है और बहुत ही खुश हैं कि वोट बढ़ा और सरकार जाएगी। या एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है, लोग यह जानना चाह रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, देश के बड़े बड़े पत्रकार से लेके तमाम IAS IPS बुद्धिजीवी, लोकतंत्र में रुचि रखने वाले करीब सारे लोग, कि आखिर वोट का प्रतिशत बढ़ा क्यों। सुबह भी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, रात्रि में भी हम लोग इसी पे बातचीत कर रहे थे। तो सवाल इसका है कि क्या वोट प्रतिशत बढ़ने से नीतीश सरकार का बेड़ा गर्क हो गया, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे जो मेरा विचार है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कल इस पर मैंने अध्ययन भी किया था, आपसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, तमाम मित्रों से बातचीत हो रही थी। सवाल इसका है कि वोट प्रतिशत बढ़ने से एक तो SIR का मामला है, जिस पे राहुल गांधी ने यात्रा की, बड़ा माहौल बनाया, यहाँ यात्राएं हुई, तेजस्वी यादव भी साथ रहे, वो अंतिम परिणाम उसका हुआ कि वे आप जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो आपको क्या लगा? हम वहाँ ले जाते हैं, SIR जमीन पर मुद्दा है, हम वहाँ ले जाते हैं आपको। पहले तो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हम तो लेटेस्ट तौर पे रोही चूँकि डेस्क पे थे और सब चीज़ की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि ज़बरदस्त छलांग है। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है। पहली दफ़ा मुझे लगा कि ये प्रवासी बिहारी जो छठ में आए हैं, और जो एक पार्टी के द्वारा लगातार कार्यक्रम बाहर में किया जा रहा था प्रवासी बिहारियों के लिए, वो MD से हाँ, जो मिल रहे थे लोग, और उनको बुलाया जा रहा था बाज़ाब्ता कि आप आइए। दूसरा, छठ के दौरान, मतलब छठ और वोटिंग, फर्स्ट फेज के वोटिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 5 से 6 दिन का अंतर है। ऐसे लोग भाग जाते हैं, लेकिन लोग हैं वहाँ। दूसरी बात कि SIR में 65 लाख लोगों का नाम कट गया। तो अगर आपके पास 100 लोग हैं और 35 लोग ही आपकी जनसभा में पहुँचते हैं तो 35% हुआ। लेकिन 35% लोगों को पहले ही कि नहीं, अब आपके पास 75 लोग हैं और फिर भी 35 लोग आ रहे हैं, तो आपका प्रतिशत तो ऐसे स्वाभाविक बढ़ जाता है। हालांकि उस पर कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, वोट भी बढ़ा है, जैसे 2020 में जो वोट था उससे वोट भी बढ़ा है। एक चीज़ कौशलेंद्र जी, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 2020 का जो चुनाव हुआ वो कोविड के साये में चल रहा था। खासकर 2 वर्ग 2020 में डर कर बाहर निकल रहे थे या निकलने से बच रहे थे, उम्रदराज लोग जो थे सो, और जो महिलाएं थीं, चूँकि महिलाओं के अंदर भी ये था कि भाई कोविड का एक खौफ है, तो हो रहा था कि भाई नहीं, सब लोग बाहर मत निकलिए, और शासन की तरफ से भी था कि मतदान करें लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करें। 2020 में चुनाव हुआ था, 2021 तक कोविड का खौफ बरकरार था और कोविड का दंश प्रदेश ने झेला, पूरे विश्व ने झेला। तो एक क्या ये भी फैक्टर है वोट प्रतिशत बढ़ने और घटने में कि भाई पिछली बार कोविड के साये में था, लोग कम निकल रहे थे, इस बार उन्मुक्त, भयमुक्त, और नो डाउट धीरे धीरे डेमोक्रेसी प्रौढ़ हो रही है, मैच्योर हो रही है, तो लोग अपने मताधिकार के लिए निकल रहे हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा टर्नआउट देखने को मिला। जी, ये इसकी बात, इसका जिक्र आप कर सकते हैं 2010 से 2015 से 2025 के बीच में 7.5% वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ था, और अब 9%, मतलब 9-7 16% की बात हो गई। अब सवाल तो यही है कि लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है तो सरकार तो चली जाएगी ना, नीतीश कुमार की सरकार तो जाएगी। लेकिन मेरा जो SIR की बात मैंने कही, प्रवासी बिहारियों की बात कही, और एक जो प्रमुख बात जो मुझे लगता है कि
10,000 वाली बात महिलाओं का जो टॉपअप रिचार्ज आप कह सकते हैं, या कुछ लोगों के द्वारा पता चल टॉपअप शब्द वो किसान के लिए ज्यादा है। हाँ। बीजेपी ने कहा हाँ। भी है कि 3,000 जो देंगे वो नहीं, top up ऐसे होगा। इसको लीजिए ना कि 1100 रुपया अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो एक घर में 2 बुजुर्ग 11 दूना 2200, 9,000 किसान निधि से मिल रहा है आपको, तो 800 उसको रखिए, तो 3,000 रुपये का मामूली कोई आप पैसे का वैल्यू है ना। कल ही हम लोग बात करें तो 500 रुपये का भी वैल्यू है। तो एक SIR बड़ा मुद्दा हो गया जिससे कि वोट प्रतिशत बढ़ा। दूसरा, प्रवासी बिहारियों का रुकना यहाँ बड़ा मुद्दा हुआ। तीसरा, मुझे जो महसूस होता है कि जिस कंक्रीट को नीतीश कुमार ने बनाया इतने दिनों के अंदर, जैसे वो लगातार वर्क कर रहे हैं, हम कह सकते हैं 2000, हम लोग भी कभी कभी बात कर 2010 तक बड़ा अच्छा था, 2010 के बाद इधर उधर चले गए, ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन जो नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर किसी चीज़ को फ्री देने पर राजी नहीं होते थे, 125 यूनिट बिजली फ्री देने पर राजी नहीं होते थे, वही नीतीश कुमार, उन्हीं की पार्टी ने कहा कि नहीं 125 यूनिट, तो गिना देते थे कि भाई सरकार घाटे में चलेगी क्या, ऐसा तो था नहीं। तो ये तमाम तरह के मुद्दे थे जो हम वहाँ करीब करीब 200 लोगों से मिले, प्रियदर्शन भी साथ थे, आगे पीछे थे, तो 200 लोगों में से मैंने करीब करीब बहुत ज़्यादा महिलाओं से बात करने की, हैरानी की बात है ना कि सवर्ण महिलाओं का एक तबका जो था वो कह रहा था सरकार बदलेंगे, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो दिख रहा था उससे आने वाली महिलाओं को ये भरोसा था कि सरकार है तो पेंशन दे रहा है। प्रदर्शन ने एक महिला से पूछ दिया कि भाई आप तो दूसरी सरकार भी तो कह रही है 2,500, बोला भाई पहल का तो करते हैं, ऐसे ही करते कि ना का फटा। तो इनको बड़ा करारा जवाब दिया कि आप एक ट्रेंड हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में विपक्ष ने अनाउंस किया कि हम ज़्यादा देंगे, लेकिन मतदाताओं ने उन्हीं पर विश्वास किया जो दे रहे थे। यही ट्रेंड हमको देखने में मिला झारखंड में। झारखंड में बीजेपी विपक्ष में थी, केंद्र की ताकत है बीजेपी के साथ। झारखंड में भी विपक्ष ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम ज़्यादा देंगे, वो जितना दे रहा हम ज़्यादा देंगे, लेकिन झारखंड के भी लोगों ने विश्वास रखा उसी पर जो दे रहा है। तो क्या इसको माना जाए कि मतदाता जिसका खा रहा है उसका गा रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है प्रदर्शन, बोलिए। हाँ बिल्कुल, जैसे कल जब हम लोग मोकामा, लखीसराय और अन्य क्षेत्रों पर, तो कई महिलाएं ऐसी थी जिनसे मैंने सीधे सीधे सवाल किया था कि आखिर तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि उनकी भी माई बहन योजना है, काफ़ी अच्छा पैसा देने की बात कर रहे हैं, कई अन्य चीज़ें कर रहे हैं। तो कई महिलाओं ने एक ही राग अलापा कि जो दे रहा है पहले उसको न देखिए, जो देगा उसका क्या भरोसा है। राजनीति के मौलिक मुद्दे गौन हो गए और फ्रीबीज पर पॉलिटिक्स आकर टिक गई है, और ये कई स्टेट से हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम अभी रोहित के पास चलते हैं, चूंकि आपने टाल का ताल बताया नहीं, लेकिन रोहित से हम समझने की कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट है, डेस्क पर देख रहे थे, और आप लोग जिस क्षेत्र में थे, रोहित के पास तकरीबन 121 विधानसभा क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा गिर रही थी, और रोहित दिन भर हमको भी ब्रीफ कर रहे थे, चूंकि मैं खबरों को पढ़ रहा था। रोहित, क्या लगता है जो ये लोग बता रहे हैं कि जो खिला रहा है जनता उसका गा रही है, या जनता के मिजाज में ये है कि अगर अगला आ गया तो 2005 से पीछे घड़ी की सुई चली जाएगी और उसको रोक के रखना है? एक सवाल। या ये जो एक्सेस टर्नआउट हुआ है वो क्या बता रहा है कि नीतीश कुमार 20 साल तक हैं, अब नीतीश कुमार से प्रदेश को मुक्ति चाहिए और नया नेतृत्व चाहिए, नया चेहरा चाहिए, और नई तरीके से राजनीति हो, नई पॉलिसी हो? रोहित, देखिए उसमें दो तीन चीज़ें थी कि पहला सवाल था कि भाई मैं वीडियोस के सहारे के कहूँगा, जो कि बिहार के 121 सीटों के वीडियोस मैंने देखे। उसमें क्या था कि हर पोलिंग बूथ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कतार लंबी थी, और ये नीतीश कुमार की पार्टी या जो बिहार के चुनाव को समझते हैं या आरजेडी, इन तमाम लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि महिलाओं का इतना निकलना, 125 यूनिट फ्री बिजली से लेकर के उनको जो 1100 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 जो कह रहे हैं कि जो जीविका दीदियों को मिला, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी भी महिलाएं थी जो इस पोलिंग बूथ पर थी। हमारे रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं मिला है, लेकिन मिलने वाला है। तो मतलब वोटिंग उस लिए भी हुई है। तो बिहार में क्योंकि जो 18 ज़िले थे जहाँ पर ये मतलब जहाँ पे चुनाव संपन्न हुए, महिलाओं की कतार, इसका मतलब मुझे समझ में सीधे सीधे यही आता है कि वो नीतीश कुमार
को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी थी 20 के चुनाव में, तेजस्वी यादव ने जिस एग्रेसिव चुनाव कैंपेन को लीड किया 2020 में 10 लाख नौकरी वाली बात कह के तमाम तरह के वायदे किए, तेजस्वी यादव उस बात पर टिक नहीं पाए इस बार मेरी समझ से। कैंपेन उतना ठीक तो नहीं पाए यार। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक तो नहीं पाए, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि ठीक नहीं पाए, उन्होंने तो कहा कि हर परिवार को नौकरी। नहीं वो नहीं, अब आज जो नौकरी लेने वाला वर्ग है, जो जेनजी ग्रुप जिसको लेकर राहुल गांधी कई चुनावी सभाओं में कहते रहे हैं, जेनजी ग्रुप इतना मूर्ख नहीं है, उसको भी ये बात पता है कि आप कहाँ से लाएंगे 2 करोड़ नौकरी, ये संभव ही नहीं है। चलो एक बड़ा वोट बैंक है जो कि तेजस्वी यादव के साथ बहुत इंटैक्ट है, उसको आप कुछ भी बताइएगा तो वो समझेगा कि नहीं तेजस्वी वो कर देंगे। तेजस्वी यादव के कई इंटरव्यूज़ हुए हैं, और बीजेपी में जिस बात पे आ रहा था कि जो आप कह रहे थे ना कि 2005 के पहले की तरह सुई ना घूम जाए, तो मैं अब उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो चुनाव लड़ा गया इस बार का, देखिए बीजेपी ये कहती रही है कि चुनाव सोशल मीडिया कैंपेन के सहारे मतलब आगे पीछे किया जा सकता है, और बीजेपी इसमें मतलब बीजेपी को ये बात पता है। इस बार के चुनाव में क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल से हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े रहते हैं, खबरों के लिहाज से तमाम पार्टियां अपना अपना नैरेटिव चाहती हैं कि हम चलाएं, लेकिन उसमें मूल बात यह है कि जिस नैरेटिव को चलाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी या दूसरे महागठबंधन की पार्टियों ने लास्ट आवर में अप्रोच किया, बीजेपी उसके लिए 6 महीने पहले से अप्रोच में थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई चैनल बताएगा नहीं आपको। सवाल मैं आपको बीच में रोकते हुए कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने जमीन पर मेहनत किया, 2-2.5 साल वो घूमे हैं, और प्रशांत किशोर के उस दौर का डायलॉग्स हम देखते हैं तो प्रशांत किशोर अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि मतदान कीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ठीक है, प्रशांत किशोर का इसका वोट में फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये 14 तारीख को समझ में आएगा, लेकिन उनके वो डायलॉग से इतना ज़रूर लोगों में जागृति आई कि मतदान हमको करना चाहिए और ये हमारा भविष्य तय करता है। तो क्या इसका भी असर है मैसिव टर्नआउट में, ये भी एक फैक्टर आप मानते हैं? और ये टर्नआउट इसलिए भी है क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो कैंपेन लीड किया वो बीजेपी से एक स्टेप आगे का था। प्रशांत किशोर 2.5 साल से उसी कैंपेनिंग चला रहे थे कि पलायन रुक जाएगा, अब जो है अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनिए। प्रशांत किशोर बिहार के बाहर भी प्रचार करने के लिए गए, बेंगलोर, पुणे, तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़े बड़े कैंपस में गए। वहाँ के जो प्रवासी बिहारी थे, जो पढ़ रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, करा रहे थे, उन तमाम लोगों से मिले। और बड़ी संख्या में हमने कई वीडियोज़ में देखा कि वो लोग जो प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं वो बिहार में आए भी। प्रशांत किशोर ने हर बार यही अपील की, आज का भी एक बयान है उनका जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कि मैंने जो कहा कि जो प्रवासी बिहारी बिहार आए हैं वो ठहर के जाएँ। और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बिहार में जो ये प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे जो है ये ठहरने वाले जो बिहारी हैं जो रुक गए हैं छठ के बाद, उनका भी एक प्रतिशत है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये प्रतिशत 8% नहीं हो सकता, 8%, हाँ मतलब 9% नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता, हाँ ये 2-3% हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लेके चलते हैं तो 8-9% होने का मतलब ये है। मैं जब उस फिगर पे आ रहा हूँ कि 2020 के चुनाव में महिला वोटिंग जो मत प्राप्त हुआ एनडीए को वो 1% कम था, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें महिलाओं के कुल मत जो एनडीए को मिले वो 2% कम थे। एक ओवरऑल तमाम जगहों पर ये आंकड़ा है। इस बार जो 4% बढ़ा है तो सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि तेजस्वी यादव अगर माई बहन योजना के साथ रह जाते शुरू से, जब वो घोषणा उन्होंने की थी, और उस वक्त नीतीश कुमार बिल्कुल उन्होंने कोई घोषणा की ही नहीं थी किसी भी वर्ग के लिए, तो अगर उस घोषणा पे तेजस्वी यादव कंटिन्यू किए रहते तो मुझे लगता है कि शायद ये कहा जा सकता था कि तेजस्वी यादव के साथ ये महिला का वोट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। तेजस्वी यादव ने अपनी पहली घोषणा जो इस चुनाव को लेकर के पिछले साल के अक्टूबर में की वो थी माई बहन मान योजना की। उसको उन्होंने नवंबर आते आते खत छोड़ दिया, और उसी योजना को कांग्रेस ने दिसंबर में पकड़ लिया। और कांग्रेस लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी बिहार के अंदर, क्या पड़ता है, तेजस्वी और कांग्रेस दोनों तो एक ही खेमे में हैं। इस बार के चुनाव में तो फिर तो फर्क ऐसे भी हो जाएगा कि भाई फ्रेंडली फाइट भी कर रही है कांग्रेस बहुत सीटों पर, आरजेडी या सीपीआई या लेफ्ट के लिए नहीं तो नुकसान भी तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अड़ी रही। अंतिम में तेजस्वी यादव की जो जिद थी कि भाई वो प्रचार के लिए निकलेंगे ही नहीं, वो आप भी जान रहे हैं, उस जिद के आगे कांग्रेस ने सरेंडर किया और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कृष्णा अल्लावरू जो कि प्रभारी बनाए गए बिहार कांग्रेस के, उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा गया और एक नए व्यक्ति को यहाँ पर अचानक से जो है प्लांट किया गया, जिन्होंने इसका ऐलान किया। अल्लावरू आज तक नहीं कह रहे हैं इस बात को कि जो है तेजस्वी यादव जो हैं, हाँ बाद के वक्त में राहुल गांधी कहने लगे, हाँ
कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, आपसे जो मेरा सवाल है वो आपके जॉनर से मिलता जुलता सवाल है। क्या जो बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2005 के पहले का दौर लौटेगा, और उस नैरेटिव को सपोर्ट मिला कुछ एक भोजपुरी गाने जो चले इस चुनावी कैंपेन के दौरान, मैंने दर्जनों गाने चले, और उसको एक और सपोर्ट मिला जब प्रधानमंत्री ने उन गीतों गानों के आधार पर, जो भोजपुरी गीत थे उसके आधार पर मीडिया या जनसभा को बताया कि देखिए अभी से ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये जो मैसिव टर्नआउट है ये उस जमात को रोकने के लिए है, या आप क्या समझ रहे हैं कि ये फ्रीबीज को लेकर है? देखिए, सवाल जो है आपने जो पूछा है कि जैसे काफ़ी भोजपुरी में जो है गाने बने कट्टा कपार पे, रंगदार और कब्जा कर लेंगे, तो एक जो बड़ी मुश्किल से, देखिए किसी चीज़ को जो है घटने में बड़ा कम वक्त लगता है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट खत्म करने में जो है ज़्यादा वक्त लगता है। दशक बीत जाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि खता लम्हों होने की और सदियों तक सजा पाए। होगी। तो आप देखिए, एक जो माइंडसेट जो है ना बिहार के लोगों का, जो लोग बिहार छोड़ गए, उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन क्या था? सुरक्षा। सुरक्षा एक ऐसा पॉइंट था जिसको लेकर जो है गरीब से लेकर बिलियनर तक बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है, नियत समय पर अगर वो घर ना आए तो पूरी फैमिली जो है उसका दंश झेलती है। और ये दंश जो है लंबे दौर तक बिहार ने झेला है, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि दौरे हकीकत में कयास बड़े लगे पर सफलता मिलने में 2 दशक लग गए। तो सुरक्षा और शांति का माहौल बनाने में, एक दौर जो है का दंश मिटाने में, कुलदीप जी, हम लोग ऐसा क्यों न समझें कि जिन मौलिक मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था उन मौलिक मुद्दों पर चुनाव न होकर पिछले 6 महीने में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द चुनाव हो रहा है, और ये मैसिव टर्नआउट उसी नैरेटिव पर निकलकर बाहर आ रहा है। इसको ऐसे समझा जाए क्या? देखिए बिल्कुल आपने स्पष्ट रूप से जो कहा वो मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। आम लोगों के बीच एक भरोसा जो है विगत जो है 2 दशकों में बना है कि हम सुरक्षित माहौल में हैं, शांत माहौल है। आप सोचिए कि मैं कई बूथों पर कई जो है बुजुर्ग लोगों से मिला, कई ऐसे उदाहरण हैं। 64 साल जो है, 64 साल का एक शख्स जो है जीवन में पहली बार इस विश्वास के साथ बूथ पर आता है। पुणे में रहने वाला 34 साल का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पहली बार वोट डालता है। तो आपको इसको चिर युवा कहेंगे, लेकिन एक विश्वास ने जन्म लिया। सुरक्षित और शांत माहौल में वो झूठ बोलता है, वो अपने आईटी फर्म कंपनी के एचआर को मेल करता है और इस बात का उल्लेख करता है कि मेरी तबीयत खराब है। ये एक झूठ है, लेकिन अंदर एक विश्वास है कि मैं सुरक्षित माहौल में अपने पत्नी के साथ बूथ पर पहुंचूंगा। वो दौर भी बिहार ने देखा है जब लोग बूथ पर जाने से ही चकते थे। एक दौर जाने नहीं दिया जाता था, और बाकायदा कुछ लोग हिम्मत करके जब बूथ पर पहुंचते थे तो उनका हाथ पकड़ के कुछ यूं कहा जाता, चल चल हो गए तो वोट पड़ गए। तो ये जो है इस दौर को मिटाने में 20 साल की मेहनत है, सुरक्षा का माहौल है, और ये तमाम चीजें हैं। एक चीज कौशलेंद्र जी, पलायन एक मुद्दा है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको टच कर रही है, लेकिन पलायन को रोका कैसे जाए इसका ब्लूप्रिंट कोई नहीं देता। रोजगार एक मुद्दा है, रोजगार जनरेट कैसे होगा इसका ब्लूप्रिंट बहुत कम पॉलिटिकल पार्टी देती हैं, या जो देती हैं वो विश्वसनीय नहीं दिखती हैं। राजनीति की ये असफलता है कि वो पलायन रोजगार पर कोई ब्लूप्रिंट देने में असफल है, इसलिए लिहाजा ऐसे शब्दों को पकड़ा जा रहा है जिससे संवेदना को जगाया जा सके और मौलिक चीज़ों को हटाया जा सके। मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि आप हम लोगों में सबसे सीनियर हैं और ज़्यादा समय तक चुनाव को कवर किए हैं। ये एक पॉलिटिक्स की धारा बदलती हुई दिख रही है, और यही प्रश्न मेरा आपके बाद प्रियदर्शन से भी होगा। देखिए धीरेन्द्र, ये बड़ा कड़वा सत्य है कि आप गरीब तबके में जाकर के देखिए तो वहाँ तो सोने की जगह नहीं है, बोने की जगह तो छोड़ दीजिए। ये कड़वा सत्य है, और पलायन यहाँ की मजबूरी है।
न फैक्ट्री है, 20 सालों में कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं 20 पाए। साल को क्यों दोषी ठहराते हैं? फैक्ट्री तो यहाँ पिछले 50 साल में नहीं लगी। जो 50 साल पहले फैक्ट्री चल रही थी वो 1990 के बाद बंद जरूर हुई, लेकिन 1990 के पहले भी फैक्ट्रियां बंद हुई है। जैसे मैं देख रहा था, कई शुगर मिल ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर दरभंगा पेपर मिल, ये बंद हुआ 90 के पहले, उसको चालू करने का प्रयास छद्म रूप से चलता रहा लेकिन चालू नहीं हुआ। हम इस 20 साल के नाम पर ही राजनीति को क्यों दोषी ठहराएं? फैक्ट्रियां तो पिछले 50 साल से 1962-64 के बाद प्रदेश में आधारभूत स्तर पर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोई नई योजना नहीं आई। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि आप पिछले 35 सालों में देखें तो एक की तुलना ही आप जंगल राज से कर रहे हैं ना, दूसरे की तुलना आप सुशासन से करते हैं। तो सुशासन हर दृष्टिकोण से अपने जनता की खोज खबर रखती है। उसमें बड़ा क्या होता है? उसमें बड़ा लॉ एंड ऑर्डर तो एक चीज़ अलग है, ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है रोज़गार। हम कई लोगों से बात कर रहे थे या इससे पहले भी जितना कवर कर रहे थे, तो युवाओं के अंदर रोज़गार एक बड़ा मुद्दा था। लड़कियां थीं तो उनके अंदर रोज़गार एक, उसमें भी बिखराव है, उसमें भी ये है। उनका कहना था कि रोज़गार हम लोगों को नहीं मिल रहा, TR 3 आने वाला था वो नहीं आया। फिर उसके बाद कई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में पेपर पहले लीक होता है। ऐसे 5 केसेज हैं जिसमें BPSC के से पेपर लीक हुआ, वो कर्मचारी चयन आयोग से लीक हुआ, उसके बाद जांच बैठती है, लोग पकड़े जाते हैं। ये बातें युवा वर्ग बोल रहे हैं। हाँ, ये बात युवाओं के द्वारा बोली जा रही थी। उसमें उनको रोज़गार चाहिए। हालांकि नीतीश सरकार के द्वारा लगातार जो जितना रोज़गार का अवसर है वो अपना कोशिश किया जा रहा है। अब जैसे TR 4 का मामला था शिक्षकों का, तो TR 4 कहते रह गया, लोग नहीं निकला। आप जिस एग्ज़ाम को ले रहे हैं, आप सरकार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन उसी में पेपर लीक भी हो रहा है। कुलदीप क्राइम देखते हैं, पेपर लीक हो रहा है, आप लोगों को पकड़ भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। पड़ोसी राज्य में भी देख लीजिए आप, यूपी में भी, चाहे MP में भी, चाहे कहीं भी। अब तो लगता है कि पेपर लीक कोई खबर ही नहीं है। पेपर लीक कोई खबर नहीं है, लेकिन मूल मसला रोज़गार है, जिसको प्रशांत किशोर लेकर के चले और प्रवासी बिहारियों की बात की, पलायन की बात की, अपना बेटा के लिए सोचिए, छोड़ दीजिए इस वोट को, अपने बेटे के लिए सोचिए। तो कुल मिलाकर के धीरेन्द्र, वोट प्रतिशत का बढ़ना एक बड़ी बात तो है ही, क्योंकि वोट प्रतिशत 11 बार यहाँ बढ़ा है, 5 बार सरकार रिटर्न हुई। 1952 के बाद पहली बार 1967 में 50% से वोट का प्रतिशत ऊपर उठा। 90 में आप जरा सोचिए कि जब तक सवर्णों का यहाँ एक प्रकार से कहें दबदबा था, जिस जातीय गोलबंदी को करके, सामाजिक गोलबंदी को करके लालू प्रसाद यादव 15 साल शासन किए। 1990 जब समाजवादी दलों के द्वारा सरकारी ताना बाना बुना जा रहा था और वो सफल हुए, 62% उस समय भी वोट आया था। उस समय मैसिव टर्नआउट था। क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव सत्ता में जम गए, राष्ट्रीय जनता दल जम गई, लालू राबड़ी की सरकार 15 सालों तक राज की। 2005 फरवरी, हमारी बात सुन लीजिए, 45% मैं बीच में गिर गए। हाँ, बीच में भूल जाऊंगा, चूंकि आप फील्ड में थे और आप दोनों फील्ड में थे, इसलिए ये सवाल आप दोनों से मैं समेकित रूप से पूछ रहा हूँ। जो बात आप कह रहे हैं, उस बात को अगर एक इम्पॉर्टेंट इशू माना जाए, युवाओं का मामला है, युवा कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, TR 4 नहीं आया, पेपर लीक होता है, तो इस बात को अगर हम मौलिक रूप से पकड़ते हैं तो ये क्यों न माना जाए कि ये मैसिव टर्नआउट जो है वो नीतीश सरकार के खिलाफ जा रहा है और ये टर्नआउट विपक्ष के पास आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये नाराजगी सरकार से है। देखिए उसमें होता है ना कि एक गुजबम्प तो दिखना चाहिए ना, बाउंसर दिखना चाहिए। तो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे और लोग फील्ड में थे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बाउंसर नहीं दिख रहा था। मतलब उसी में से 3-4 लोग बोल रहे हैं, ऐसे 5 लोग बोल रहे हैं कि पलायन के लिए चले जाते हैं भैया, हम कमाने जाते हैं। लेकिन एवरेज जो लोग थे, एवरेज जो लोग हमारे साथ थे, जो गरीब तबके के लोग थे, बाकी लोग थे, उनका कहना था कि जी नहीं। जैसे कुलदीप ने कहा, शांति और सुरक्षा मसला है। दूसरा जो मसला SIR का मुद्दा है, SIR बड़ा मुद्दा है। NRC हम रोहित से जरा समझना चाहते हैं। रोहित जी, आपके पास तो चूंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट से खबरें आ रही थी, SIR और NRC ये एक खास तबके के लिए एक बड़ा इशू है। SIR और NRC एक खास तबके के लिए बड़ा इशू है। कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा इशू है। ये इशू
आपको कल वोट में तब्दील होता हुआ दिखा? नहीं, अभी क्या है कि मोरलेस मतलब जिन सीटों पर चुनाव हुए वहाँ पर एनआरसी वाले या एसआईआर से प्रभावित लोगों वाला इलाका भी नहीं है, वो दूसरे फेज में है। मतलब जो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें दिखेंगी जहाँ एग्रेसिव पोल होगा। इस बार जो दिखा उसमें था कि नो डाउट कि जिनके ऊपर आरोप लगता है या जिनके बारे में लोग राजनीति करते हैं, मतलब मुसलमानों को लेकर के, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हर बार जैसा दिखता था उसी तरीके से दिखा, बहुत एग्रेसिव नहीं था। और उसके पीछे भी हम लोगों ने एक दिन चर्चा भी की थी कि तेजस्वी यादव एक हद तक जिम्मेवार हैं, क्योंकि आरोप यही लगा उनके ऊपर कि उन्होंने कई जगहों पर जो सिटिंग विधायक थे मुसलमानों के, उनका काटा, मुसलमानों को उतनी संख्या में टिकट नहीं दिया जितना देना चाहिए था उनको। डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी को अनाउंस कर दिया, मुसलमान को नहीं किया। तो की पार्टी में एम के लिए 20 के आसपास 20 और एम को नहीं, और हाँ, एम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया मल्लाह से, वो भी एम है। अब आप कल्पना करें ना कि पहला चुनाव है जिसमें कोई डिप्टी सीएम अनाउंस होकर चुनाव हो रहा है। सीएम फेस आप लोगों ने सुना है, डिप्टी सीएम सुन के पहला चुनाव है बिहार का। कम से कम सरकारें बनती हैं उसके बाद कोई डिप्टी सीएम बनाया जाता है, जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरा तीसरे नंबर पर शपथ लेता है। हम मानते हैं कि भाई वो डिप्टी सीएम होता है, और होता भी वही है। तेजस्वी के मामले में यही हुआ, विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के मामले में भी यही हुआ, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के मामले में भी वही हुआ। ऐसे होते रहा है। इस बार लेकिन क्या है कि डिप्टी सीएम जैसे ही मल्लाह कौर के मुकेश सहनी अंतिम तक रोते रहे, अपने भाई की कुर्बानी दी, मल्लाह वोट बैंक को इंटैक्ट करने की पूरी कोशिश की, और उस पूरे बेल्ट में जहाँ पे कल चुनाव हुआ वहाँ पर इसका असर दिखेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एसआईआर क्योंकि एक मुद्दा तो है ही ना, मतलब कि जो, क्योंकि अमित शाह तो, नरेंद्र मोदी तो हर मंच से ही कह रहे हैं बिहार के कि भाई जो बिहार में घुसपैठिया है हम छोड़ने वाले नहीं हैं, या देश में जो है वो कह रहे हैं कि हम पहले पहचान करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो मुद्दा है ही। और ये मुद्दा किसको खुश करता है? जो बीजेपी का वोटर है, जो एनडीए का वोटर है। एक सवाल में, अंतिम चरण में हम हैं, या प्रदर्शन से हमारा अंतिम सवाल होगा, क्या डबल एम स्क्वायर आरजेडी के लिए घातक होने जा रहा है? और दूसरा वही जो मैंने पूछा कि जो मैसिव टर्नआउट है और युवाओं की जो चिंता है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए धीरेन्द्र, हम लोग लगातार न केवल कल घूम रहे थे, बल्कि पिछले अगर देखिए तो 1 महीने से लगातार, चाहे मैं रहूं, चाहे हमारे साथ कौशल प्रियदर्शी जी रहे हैं, या हमारे तमाम जितने भी साथी रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। और पूरे बिहार में इस बार के चुनाव के दौरान एक अच्छी चीज़ दिखी है कि चाहे वह एनडीए गठबंधन हो, वह भी रोजगार पर बात कर रहा है कि हम रोजगार देंगे। हम कई जो कह सकते हैं कि जो लोक लुभावन घोषणाएँ होती हैं, तो लोक कल्याणकारी योजनाओं की बातें चल रही हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है, वह भी लगातार इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है। इसके साथ ही साथ एक मिनट, तेजस्वी यादव भी जो बातें कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम हरेक घर से नौकरी देंगे, हम संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, हम कई जो लोग हैं उन जो जीविका हैं उनको पैसे देंगे। इसके साथ ही साथ अब जनसुराज पर आइए, जनसुराज भी घुमा फिरा करके तमाम यही बातें बोल रहे हैं। तो इसका मुद्दे लमसम सबके एक ही होते हैं, विश्वास कौन जगाता है, ये एक बड़ा तो ये क्या है कि जो तमाम दल, ये बड़ी लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि तमाम दल रोजगार पर बात कर रहे हैं, नौकरी पर बात कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर बात कर रहे हैं। तो उसका असर आज ज़मीन पर भी दिखा है कि जब हम लोग घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो लोग ये बोल रहे हैं कि फला दे रहा है वो देगा। तो कोई यह भी कह रहा है कि वो आएंगे ना तो हम संविदा कर्मी हैं, हम परमानेंट हो जाएंगे, हम जीविका दीदी में हैं, हमें अभी ये पैसा मिल रहा है, तेजस्वी आएंगे तो ये दे देंगे। तो इसका असर तो है ना। कोई ये कह रहा है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, अब एमवाई में आ जाइए। इसके बाद क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों पर मल्लाह बिरादरी जो है, यानी कि सहनी है, बिंद है, नोनिया हैं, उनके भीतर मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि जब नीतीश कुमार कुर्मी समाज के, जिसकी आबादी बिहार में हम सब जानते हैं कि बिहार में कोई ऐसी प्रभावशाली उपस्थिति नहीं है, उसके बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरा कुर्मी समाज गौरवान्वित महसूस करता है। कुशवाहा से अगर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरा समाज गौरवान्वित महसूस करता है। तो क्या अगर मल्लाह का बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा तो यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात नहीं होगी? और इसके आधार पर कई जगहों पर ये वोटर टर्नआउट कराने में ये इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आई हैं। और मेरा मानना है कि डबल एम जो है, वह डबल एम इस बार तेजस्वी यादव के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा दिख सकता है। उसका कारण एक, मुकेश सहनी को रणनीतिक तौर पर, जैसे देखिए क्या है ना कि मुसलमान
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है उन्हें लेकर के ये माना जाता है, मतलब सब लगातार देखते हैं तो मुसलमान कहते हैं कि हम अगर वोट भी दे देंगे ना तो भाजपा वाले कहेंगे तुम हमें वोट नहीं दिए हो। लेकिन वह ये तेजस्वी जानते हैं कि यादव के साथ साथ मुसलमान का तो गठजोड़ रहेगा ही रहेगा। इसीलिए रणनीतिक तौर पर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया, जिसका नतीजा रहा है कि हो सकता है ऐसा कि मल्लाहों के भीतर गौरव बोध हुआ है और डबल एम और वाई जो है MYM, ये MYM इस चुनाव में कोई संभव है कि बड़े टर्नआउट की ओर, जो बड़े बदलाव की ओर, जैसा बता रहे थे सर हम लोगों को कि कैसे जब वोट बढ़ा है तो सरकारें बदली हैं, तो उस दिशा में भी काम कर सकता है। वोट बढ़ता है तो सरकारें बदल जाती हैं, ये एक सामान्य पॉलिटिकल पंडितों का ट्रेंड कहता है, उनका एनालिसिस कहता है। लेकिन यही बिहार इस बात का गवाह है 2005 में कि वोट प्रतिशत गिरा और सरकार बदल गई। डबल एम पर शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि एक एम गौरव बोध कर रहा है, संभव है कि दूसरा एम इसमें मजबूरी में ग्लानि बोध भी कर ले। लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। कुल मिलाकर हम लोगों ने अपने जो ग्राउंड रिपोर्ट की फीलिंग को आपसे शेयर करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि क्या मुद्दे चल रहे हैं और लोग किन मुद्दों पर तवज्जो दे रहे हैं। सेंटिमेंट हावी है या मौलिक मुद्दे लोगों के दिमाग में बने हुए हैं और उसको लेकर मतदान हो रहा है। मत प्रतिशत बढ़ने को लेकर शायद जो आपके मन में जो शंका होगी और जो विचार आ रहे होंगे उसको हम लोगों के डिस्कशन ने एक नया आयाम दिया होगा। अगली बार फिर जिस दिन मतदान समाप्त होगा, जब थकान इस तरीके से हम लोग पार्क में बैठकर मिटाएंगे, उस समय भी हमारे चिंतन और मनन का विषय यही होगा कि आखिर बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाती हुई दिख रही है। इस प्रोग्राम में इतना ही। यह हमारा पहला प्रयोग था। कैसा लगा हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें और उत्साहित करें ताकि हम इस तरीके से और भी आपके सामने डिस्कशन के नए नए तरीके को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।